हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। चलिए 11वें चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट। और इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि काफी फैसिनेटिंग चैप्टर है क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया के बारे में है, उसमें हम परछाई की बात करेंगे, यानी कि शैडोज। और इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आप शीशे में देखते हैं वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी सीखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि है आपकी साइंस किताब क्यूरियोसिटी का 11वां चैप्टर। राइट साइड वाले इलिस्ट्रेशन पर देखिए, यहां पर आपको धूप नजर आ रही है, सूरज, सूर्य देवता, और वहां से ये चंद्रमा है। और चंद्रमा की जो रोशनी होती है, इस पर आप ध्यान दीजिए, वो एक तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, वो पूरी की रोशनी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो कि वो प्रकाश वापस धरती पर डालता है शाम के समय, रात के समय। तो ये काफी यूनिक चैप्टर है क्योंकि इसमें नया कुछ काफी सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक खरीदना हो, और अभी समय हो गया है क्योंकि अभी आधा साल बीत गया है, अगर आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक। और इसको अगर आप oswalbooks.com पर खरीदेंगे और वहां पर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक हैं, खासतौर से इंग्लिश और हिंदी, जिसमें कि ग्रामर का पोर्शन काफी हद तक है, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ Amazon पे खरीदना है तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहने की बात यह है कि बाकी सभी किताबों में, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उस सभी में माइंड मैप्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, और उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी दिए गए हैं। मैं भी टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा, लेकिन वो साल के एंड में, टुवर्ड्स योर फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, नाउ ये दृश्य आपने देखा होगा फायरफ्लाइज का, इसके बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं। अब वेस्टर्न घाट, जो कि महाराष्ट्र का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर जो वेस्टर्न घाट्स है, वहां पर केशव जाता है अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जतिन के दादा दादी या नाना नानी के घर पर। और वहां पर उसको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, कि जैसे कि जंगल में पक्षी जिस तरह से चहचहाते हैं, वहां पर झरने किस तरह से बहते हैं, और वहां की जो हवा है वो बिल्कुल ताजी हवा है। कभी गांव गए हो? अगर गांव नहीं गए हो तो अगली गर्मी की छुट्टियों में गांव जरूर जाना, कोई भी गांव जाना, और वहां के वातावरण को देखना कि क्या क्या देखने को, क्या क्या अलग अलग देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे शहरों में कई सारी चिड़िया पक्षी तो देखने को मिलती नहीं है, लेकिन वहां पर उस सभी तरह की चिड़िया देखने को मिलेंगी। राइट? और वहां का वातावरण, शुद्ध हवा, अलग अलग तरह की आवाजें, एक गांव में रहने का आनंद कुछ और ही होता है। ओके, लेकिन जो केशव को सबसे अच्छा लगा वो ये था कि जो रात के समय पर जो उसको फायर फ्लाइज दिखती हैं, ओके, वो कि एक तरह से पूरी तरह से लाइट होती है। हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था कि इस फिनोमिना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, कि अगर आप रात के समय पर, स्पेशली आप किसी ऐसे इलाके में जाए जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हो, जंगली इलाका हो, तो वहां पर आपको फायर फ्लाइज दिखेंगे, जहां पर प्रदूषण थोड़े तरीके से कम हो। तो ये एक तरह की बायोल्यूमिनेसेंस है। लेकिन वहां पर जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि आजकल प्रदूषण की वजह से, प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन की वजह से, फॉरेस्ट कवर कम होने की वजह से, टूरिज्म ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ फायरफ्लाइज कम होती जा रही है। ओके, तो ये बताया जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स ने। इसके साथ साथ जब वो केशव और जतिन वापस अपने शहर की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से लाइट्स का बीम जो उनकी बस से निकलता है। आप इस तस्वीर में देखिए कि यहां पर ये बीम ऑफ लाइट देखिए, बिल्कुल सीधी तौर पर चल रही है। आपने अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स देखी होंगी, बाइक की या कार की, वो बिल्कुल सीधी जाती हैं, राइट? या उसको सीधा, या अगर उसको डिपर यूज करें तो नीचे ऊपर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होकर लाइंस नहीं जाती हैं। तो ये एक फिनोमेना उन्होंने नोटिस किया जहां तक प्रकाश का सवाल है। अब आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट की तरफ, यानी कि प्रकाश के अलग अलग स्रोत कौन से हैं, राइट? यानी कि सोर्सेस कौन से हैं। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी कि सूर्य देवता। बिल्कुल सही, कि सूरज जब वो सुबह उगता है तकरीबन 5:30 बजे और शाम को ढलता है तकरीबन 6, 6:30 बजे, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, तब तक सूर्य एक तरह से पूरी धरती को, यानी कि
द साइड ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द सन, उसको पूरी तरह से प्रकाश देता है। उसी के साथ साथ आपने बारिश के समय पर देखा होगा बिजली कड़कती है आसमान पर, वो भी एक तरह की लाइट है। इसके साथ साथ आग जब जलती है, राइट, अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन में दिखाऊं, ये देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट। तो पहली तस्वीर तो हो गई सूर्य की, दूसरी होगी जो बिजली बादलों के बीच में आसमान पर गरजती है, और इसके साथ साथ आग गरजती तो थंडर है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, सॉरी फ्लो में गलत निकल गया। तो आग जलती है, राइट, दैट इज अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसके साथ साथ हमारे शहरों में देखते हैं आप, कई जगह पर हर जगह ट्यूबलाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। अभी जैसे मेरे स्टूडियो में यहाँ पे पूरे लाइट्स लगे हुए हैं, राइट, तो लाइट्स लगे हैं, ये एलईडी लाइट्स हो सकते हैं या अलग अलग तरह के बल्ब हो सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हो सकते हैं जो कि आपको नीचे देखने को मिल रही है, राइट। तो ये अलग अलग तरह के लाइट्स हैं, और इनमें से कुछ होती है ल्यूमिनस, कुछ होती है नॉन ल्यूमिनस। ये क्या होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार होने की वजह से हमारे अलग अलग तरह से हम यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में केरोसिन की मदद से आप इस तरह की लालटेन का भी इस्तेमाल करते थे। आपकी जनरेशन ने नहीं देखा होगा, मेरी जनरेशन में मैं खुद, मेरे पास इस तरह की एक लैंटेन हुआ करती थी, दो इस तरह की, ये मेरी बहन की होती थी और मेरे पास दूसरा होता था इस तरह का, राइट। तो ये केरोसिन से चलती थी, बिकॉज हमारे जब हम छोटे थे हर दिन आधे घंटे या 1 घंटे का पावर कट होता था। तब उस समय पर तकरीबन 7:30 बजे, तब ऐसा नहीं कर सकते, अगर अगले दिन एग्जाम हो तो बैठकर पावर कट को एंजॉय करने का मौका नहीं होता था, और मोमबत्ती की रोशनी में आप ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, आंखों पर जोर पड़ता है। तो इसलिए माय फादर हैड बॉट दिस काइंड ऑफ 2 लैंटेन्स, तो इसका भी हमने इस्तेमाल किया है। तो जिससे ही आग जलती है उसको क्लीन करना पड़ता है और उसमें केरोसिन भरना पड़ता है, जो कि राशन के शॉप से मिलता था। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सो द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट, जैसे सूरज हुआ, जैसे आग जब जलाते हैं आप, खाना पकाने के लिए व्हाटएवर, आप जब आग जलाते हैं, सो ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसमें मेन एग्जांपल आपका फायरफ्लाइज हो सकता है, या सन हो सकता है, राइट, या स्टार्स हो सकते हैं। The moon is not a luminous object. The objects that do not emit their own light are known as non-luminous objects. Okay, it does not emit its own light. It just reflects the light emitted by the sun that falls on it. सूरज की रोशनी जब चंद्रमा पर पहुंचती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है धरती की तरफ, ये काम करती है चंद्रमा। ओके, अब इसके साथ साथ, अब ये सब तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ लिया है। एलईडी के लैंप जिसमें कि पावर कंजम्पशन कम होता है, जैसे मेरे यहाँ पर जितने भी लाइट्स हैं सारी एलईडी लाइट्स हैं, राइट, दे आर ब्राइटर एंड दे आर सेट टू लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैंप्स, ये कहा जाता है। हालांकि मेरा खुद का अनुभव ये है कि ट्रेडिशनल लाइट्स भी काफी साल तक चलती हैं। जो पुरानी लाइट्स हैं, मेरे घर में एक ऐसी लाइट है जो कि पिछले 27 साल, आई मीन नॉट द ट्यूब बट द मेन जो चोक रहता है वो 27 साल से चल रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ये एलईडीज 1-2 साल में खराब हो जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है क्योंकि पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसीलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है ताकि बिजली की खपत कम हो। ओके, और इसको डिस्पोज करने के समय पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको वैसे ही आप कचरे में नहीं डाल सकते हैं, इसको अलग से डिस्पोज करना जरूरी होता है। तो ये तो हमने देखा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका एक फिलामेंट लंबा होता है, एक फिलामेंट छोटा होता है। अगर आपको डाउट है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दोनों वीडियोस हिंदी या इंग्लिश में देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट पेपर भी देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने किए हैं उसको भी देखिए, पूरी तरह से उस पूरे चैप्टर को समझाया हुआ है। अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या लाइट एक ही दिशा में ट्रैवल करती है, कि एक ही लाइन में जाएगी, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ओके, ये हार्ट बीट नहीं है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं लैब में। तो यहां पर आप देखिए 3 मैच बॉक्स लीजिए, तीनों में आप एक एक छेद कर दीजिए। ओके, 1 छेद, 2 छेद, 3 छेद, और यहां पर आपने स्क्रीन लगाया है। और अगर ये तीनों छेद एक ही लाइन में आप अलाइन करें कि एक ही लाइन में जा रहे हैं, आप एक लंबे से स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके तीनों को एक ही लेवल पर छेद कर सकते हैं, ताकि, और यहां से आप टॉर्च को डालेंगे तो आपको स्क्रीन पर वो छेद वाला वो लाइट दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों छेदों के बीच में से एक ही लाइन में वो लाइट वहां पर स्क्रीन की तरफ जा रही है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ
स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको चेक करने का कोई दूसरा तरीका है? जी हाँ है, वो भी चेक कर लेते हैं। चेक करने का दूसरा तरीका है कि आप एक कैंडल लगाएं। ओके, और जैसे एक रॉड होता है ना, कोई भी आपका घर में कोई पुराना पीवीसी पाइप वगैरह कुछ हो, तो उसके थ्रू आप देखिए, आप देखेंगे सीधा आपको कैंडल दिखेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ट्यूब की थ्रू, आई विश आई हैड अ ट्यूब हियर, या तो मुझे कोई ट्यूब नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी ट्यूब होगा, जैसे ये है, जैसे मैं करता हूं, तो यहां से आप देखेंगे तो आपको कैंडल दिख जाएगा। लेकिन अगर ये वाला ट्यूब ऊपर नीचे जैसा हो, जैसे कि ये सेकंड फिगर, बी फिगर में जो दिखाया है, इस फिगर में आप देखें तो इसका शेप ऐसा जाके जा रहा है, तो क्या इस लड़की को कैंडल दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके लेकिन यहां पर मुड़ रही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा। whereas from here she will be able to see the light very clearly through the straight rod। तो ये भी दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव करने के लिए कि लाइट एक ही लाइन में ट्रैवल करती है। इसके साथ साथ आप लेजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, टीचर के सुपरविजन में ही ये एक्सपेरिमेंट को आपको करना पड़ेगा कि एक बीकर जिसमें कि पानी भरा हुआ है, ये पूरा वाटर है, राइट? और इस लेजर लाइट से आप सीधा डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये सीधी लाइन जाएगी, और इससे पता चलता है कि वो वाटर के अंदर भी एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है। हालांकि हाँ, लाइट कॉर्नर्स के अराउंड बेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम अगली 8th 9th 10th में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में हमने मटेरियल्स अराउंड अस में ऑलरेडी पढ़ लिया था क्लास 6 में, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट कौन सी होती है, ट्रांसलूसेंट क्या होती है, ओपेक क्या होती है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओपेक वो होती है जिसके अंदर से आप लाइट को ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं, आपको दूसरी तरफ नहीं दिखेगा। जैसे ये दीवार है, इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं देख सकता हूं, क्योंकि ये ईंटों से बना हुआ है और ये पूरी तरह से ओपेक है, राइट? लेकिन अगर ये पूरी तरह से शीशे से बना होता, जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट होता, तो मुझे बाहर की दुनिया देखना पॉसिबल होता, मैं देख पाता कि आगे क्या है, राइट? हो सकता है कि ये ऐसा तरह का ग्लास हो जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास हो, राइट? इसका मतलब है कि वो ट्रांसलूसेंट होता, यानी कि पूरी तरह से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं देखने को मिलता। तो ये डिफरेंस है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड ओपेक है, पेपर डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर इट कैन बी ट्रांसलूसेंट, लेकिन बहुत ही हल्का वाला पेपर हो तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, बट जनरली वी विल कॉल इट ए ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, we will call it a translucent kind of an object। then glass transparent, लेकिन ग्लास अगर उस पर फ्रॉस्टेड हो तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट रहेगा, राइट? थिक क्लॉथ ओपेक रहेगा। लकड़ी को अगर हम कहें तो वो बिल्कुल ओपेक हो जाएगी। ब्रिक्स को क्या कहे तो क्या होगा, वो भी, ब्रिक्स भी ओपेक हो जाएंगे, राइट? उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो यहां पर अगर आप देखिए कि यहां पर एक स्क्रीन लगी है, ओके, एक स्क्रीन लगी है, बीच में फुटबॉल लगा है, और यहां से आप टॉर्च को डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फुटबॉल है, इसकी जो परछाई है यानी कि शैडो, वो स्क्रीन पर मिलेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर ये गोल्ड कलर का आपको फुटबॉल की परछाई या छाया आपको दिखेगी। अब ये भी आप पूछेंगे कि क्या इसका रंग हो सकता है? जी नहीं, परछाई हमेशा काली या डार्क ग्रे कलर की ही होती है। अब यहां पर अगर आप देखें कि आप जब धूप में खड़े होते हैं, कभी आपने ये देखा है कि जब आप धूप में चलते हैं तो आपके पीछे पीछे आपकी परछाई भी चलती है, कभी कभी परछाई आगे आगे चलती है। ये कैसे होता है? कभी कभी परछाई आपके बिल्कुल नीचे होती है। इसका कारण ये है कि सूरज की डायरेक्शन पर निर्भर करता है कि परछाई किस तरह से फैलेगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये सूरज पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब हुआ ये जो शैडोज फॉर्म हुई है वो इस तरह से फॉर्म हुई है, क्योंकि लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ये यहां पर हुआ, लाइट यहां से फॉल हो रहा है, तो इसकी जो परछाई है वो इस तरफ बनेगी, राइट? लेकिन लाइट का सोर्स अगर सूरज या कोई टॉर्च इस तरफ होता तो परछाई इस तरफ गिरती, राइट? लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि अगर लाइट बिल्कुल ऊपर होगी तो क्या होगा?
अगर लाइट बिल्कुल ऊपर होगी तो परछाई बिल्कुल नीचे बनेगी। तो अगर ये 12 बजे अगर ये लड़का और लड़की बाहर जाते हैं तो परछाई बिल्कुल नीचे की तरफ आएगी। ओके, इट विल बी, हम इसको वीडियोग्राफी में हम इसको टॉप लाइट कहते हैं। तो कहते क्या है कि कभी भी टॉप लाइट में शूट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो कभी भी टॉप लाइट मत कीजिए। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण यह है कि जब आप टॉप लाइट करेंगे और यहां से धूप गिर रही है तो होता क्या है, और स्पेशली अगर आप चश्मा लगाते हैं तो पूरा चश्मे का जो रिफ्लेक्श शैडो है, परछाई है, वो एक तरह से यहां पर गिरती है और पूरे आपके फेस पर शैडोज गिर जाती है। तो उससे क्या होता है, it does not look very good, right? So it is shadow of the specs, नाक की shadow, तो shadow forms on the thing. Whereas अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपका चेहरा ये है, लाइट यहाँ पर है, धूप यहाँ पर है, तो इस धूप से आप वो हमारे कैमरा पर्सन एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टेक द लाइट ऑन योर फेस। ओके, टेक द लाइट ऑन योर फेस मीन्स आप लाइट को फेस कीजिए तो आपका फेस एक तरह से नेचुरली पूरी तरह से ब्राइट दिखेगा, राइट? सो लाइट को, और अगर आप लाइट के अगेंस्ट जाते हैं तो फेस लाइट नहीं होता। दूसरी बात, एक और कैमरा पर्सन कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग फेस लाइट। ओके, तो आई एम नॉट गेटिंग फेस लाइट का मतलब आपके चेहरे पर लाइट नहीं कर रही है। टेक द लाइट ऑन योर फेस का मतलब दूध को अपने चेहरे पर लो। और थोड़ा सा मुश्किल होता है आंखों को खोल के करना, स्पेशली अगर हार्श समर का महीना हो। एंड टॉप लाइट तो कभी भी लेने नहीं चाहिए क्योंकि तब काफी फेस काफी भद्दा लगता है। तो यहां पर शैडोज का फॉर्मेशन होने का ये तरीका है। हो सकता है आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सके कि शैडोज का फॉर्मेशन किस चीज पर निर्भर करता है। तो यहां पर जो हमने देखा, फुटबॉल बीच में है, इसकी परछाई यहां पर स्क्रीन पर पड़ रही है, राइट? अब यहां पर हो सकता है कि लाइट पासेस थ्रू कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, लाइट पासेस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट एंड लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब इस लड़की को देखिए, इसका मतलब है सूरज कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है? आपका क्या आइडिया है? यहां पर है, क्योंकि शैडोज इस तरह से फॉर्म हुई है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब यहां पर देखिए, ये बच्चे वहां पर खड़े हैं और शैडोज फॉर्म हो रहे हैं लाइट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट का सोर्स यहां से आ रहा है या यहां से टॉप से कहीं से आ रहा है, इसीलिए शैडोज यहां पर फॉर्म हो रही हैं धूप पे। सो द डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शैडो। बिकॉज जब हम यहां पर डालते हैं तो मतलब कि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ये लड़की, ये लड़का, ये लड़का, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। हमारी बॉडी के अंदर से तो लाइट नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि वेयर द लाइट डज नॉट रीच, इट इज फॉर्मिंग ए शैडो ऑन द वॉल। So when an opaque object is placed in the path, it is blocked. So आपको shadow formation का ये definition जानना जरूरी है। Okay. Do translucent and transparent objects create shadows or not? Well, opaque objects dark form करते हैं। ट्रांसलूसेंट हो सकता है एक शैडो परछाई को फॉर्म करें, लेकिन वो परछाई ज्यादा डार्क नहीं होगी, ज्यादा ब्लैक नहीं होगी, ज्यादा डार्क ग्रे नहीं होगी, लाइट ग्रे होगी। और ट्रांसपेरेंट का तो बहुत ही फेंट शैडो हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर ग्लास के थ्रू जाएंगे तो उसका शैडो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांस हो तो हो सकता है थोड़ा सा वेरी वेरी फेंट शैडो, जो कि आपको शायद ठीक से दिखेगी भी नहीं। ओके, अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करने को कहा गया है आपको। ओके, रिपीट एक्टिविटी 11.3। ओके, कहां गई मेरी किताब? ये तो 11.6 11.3 है। वो 11.6 के हिसाब से ही आप उसको देख सकते हैं, राइट? तो उसमें अगर स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो शैडो कहां पर फॉर्म होगी? शैडो फॉर्म नहीं होगी, राइट? अगर ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया तो सीधा लाइट स्क्रीन पर गिरेगी, कोई शैडो फॉर्म नहीं होगी। अगर टॉर्च स्विच ऑफ हो गया फिर भी शैडो फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक लाइट का सोर्स नहीं रहेगा आपकी परछाई नहीं बन सकती है। अगर ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास ले जाया जाता है, राइट, कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड, स्क्रीन फिक्स्ड है, टॉर्च फिक्स्ड है, लेकिन इस फुटबॉल को आप स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? what will happen? अगर आप इस डायग्राम को देखें,
अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्या होगा, जो शैडो है वो छोटी पड़ जाएगी क्योंकि वो छोटे एरिया पर ही वो बॉल आ रही है। लेकिन अगर उसी बॉल को अगर आप लाइट के और पास लेके जाते हैं तो शैडो और बड़ी हो जाएगी, राइट। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज दिस थिंग, दिस विल बी स्मॉलर, ओके, एंड दिस विल बी बिगर व्हेन इट इज मूव्ड क्लोजर टू द टॉर्च, यानी कि ज्यादा एरिया ब्लॉक हो रहा है तो इसका मतलब शैडो बड़ी होगी। द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड, देन अगर ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं, हालांकि गोल फुटबॉल में तो वैसे ही होगा, लेकिन अगर जैसे गोल फुटबॉल में तो जैसे भी मूव कर रही है आप उसका इट विल बी द सेम शेप। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका कि आकार अलग अलग शेप में है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ओके, तो इसमें होगा क्या कि इसका डिपेंडिंग ऑन द शेप, एक्चुअली ये भी एक तरह से गोल ही है, या अगर आप इस पेन को देखिए तो पेन अगर ऊपर नीचे होगा, ये यहां पर पॉइंटेड है, यहां पर गोल है, तो इसके डिपेंडिंग ऑन द टिल्ट इट विल चेंज द शेप ऑफ द शैडो। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा डार्क ग्रे या लाइट ब्लैक कलर का ही होगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इसके फाइंडिंग क्या है, that shadows are formed when an object blocks light from falling on a screen. We need a source of light, we need an opaque object and a screen to observe a shadow. The walls, floor, ground or any other surface act as a screen for observing shadows in our daily life. तो आपको शैडो का अगर आपसे डिस्क्रिप्शन या डिटेल पूछा जाए तो आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, राइट। सो द शैडो से आपको आप परछाई को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज एक्चुअली में है क्या, राइट। आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप कह सकते हैं हाँ सर ने बॉल पकड़ी है हाथ में, सर ने एक पेन पकड़ा है हाथ में, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द शैडो, नॉट द साइज ऑफ द शैडो। इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे पपेट्री का काम होता है अलग अलग राज्यों में, राइट, अलग अलग प्रदेशों में। और उससे क्या होता है, इस तरह के कटआउट बनाए जाते हैं और ऊपर से कंट्रोल किया जाता है और उससे एक कहानी को बताया जाता है कि देखो इस तरह से एक राक्षस था जिसके कि 10 सर थे और यहाँ पर राम ने रावण को मारा। तो इसके एक तरह से इसको पूरी तरह से विद द हेल्प ऑफ शैडोज एंड लाइट उसको दर्शाया गया है। तो इसमें काफी फेमस, एक तो ये वाला काफी तोल्लू बोमकोटा ऑफ बोम्बलता ऑफ आंध्र प्रदेश काफी फेमस है, राइट। इसके साथ साथ रावण छाया इन ओडिशा इज वेरी फेमस, राइट। सो ऑल दी स्टेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिएटर फॉर्म जिसमें कि प्रकाश और परछाई का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, यानी कि जब लाइट को एक तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है उसमें क्या क्या होता है। तो अगर प्रश्न पूछा गया कि व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज ए शाइनी ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉलिश स्टील प्लेट, आई गॉट ए शैडो ऑन द स्क्रीन। अब ये कैसे हुआ कि एक स्टील प्लेट जो कि ऑब्वियसली ओपेक है, आपको मालूम है स्टील प्लेट के आप उस तरफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्टील प्लेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कैसे होता है। इसको देखने का तरीका है इस डायग्राम की वजह से, इस इलस्ट्रेशन की मदद से। तो यहां पर अगर आप देखें सूरज की जो रोशनी है वो यहां पर गिर रही है ऑन द स्टील प्लेट और फिर उसको आप एडजस्ट करके आप उसकी लाइट को यहां पर दीवार पर डाल सकते हैं। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं कि कैमरा वर्क में क्या होता है। कैमरा वर्क में क्या होता है कि अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कैमरा पर्सन कहता है टेक द लाइट ऑन योर फेस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पीछे कुछ ऐसी चीज हो रही है जो जिसको कि कैमरा पर दिखाना जरूरी है कि आप देखिए मेरे पीछे क्या क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पर आग लगी हुई है, यहाँ पर रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हो सकता है कि जो सूरज है वो भी पीछे है उसी समय पर, हो सकता है ना कि सुबह का माहौल हो, सूरज आपके पीछे है, ईस्ट डायरेक्शन पीछे है और आपको जो आपको टीवी पर दिखाना है एज ए टीवी रिपोर्टर वो भी आपके पीछे है, राइट। तो उसके चलते आप क्या कहेंगे, तब कैमरा पर्सन ये नहीं कह सकता है कि देयर इज नो फेस लाइट, राइट, या टेक द लाइट ऑन योर फेस करके अगर आप उल्टे होके उस तरफ जाएंगे, अरे उस तरफ तो बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं तो फिर बनेगा नहीं ना। तो आपको यू विल हैव टू गो अगेंस्ट फेस लाइट। तब यहां पर कैमरा क्रूज क्या करते हैं, एक चीज कैरी करते हैं जिसको कि कहते हैं रिफ्लेक्टर, ओके। ये एक तरह से फोल्डेबल मटेरियल होता है, शाइनी सफेद कलर का, सिल्वर कलर का, चांदी के कलर का एक मटेरियल होता है। इट्स लाइक ए शाइनी क्लॉथ, ओके, कपड़े से बनाया जाता है एक तरह से, रेक्सिन नहीं, नॉट रेक्सिन, सिल्क भी नहीं, इट्स वन ऑफ दोस काइंड ऑफ
सॉफ्ट काइंड ऑफ शाइनी मटेरियल, उसको आप, एक गोल कलर का होता है, उसको पकड़ के आप ऐसे पकड़िए कि आपकी सूरज की रोशनी आपके रिफ्लेक्टर पे पड़े। रिफ्लेक्टर पे पड़ के आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो सीधा टीवी रिपोर्टर के चेहरे पे दिखेगा। तो यानी कि वो फेस लाइट आप आर्टिफिशियल रूप से, बिकॉज बाहर अगर आप रेलवे एक्सीडेंट को कवर कर रहे हैं तो वहां पर आप लाइट्स वगैरह का तो इंतजाम नहीं करके जा सकते ना। हाँ, हो सकता है आजकल की दुनिया में, आजकल के जमाने में कैमरा के ऊपर लाइट्स होते हैं जिसको कि ऑन करके आप फेस लाइट दे सकते हैं रिपोर्टर को, लेकिन अगर नहीं हो तो इस तरह से आप रिफ्लेक्टर का काम कर सकते हैं। अगर आप माने कि सर हमारे पास रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्मोकॉल शीट का इंतजाम कीजिए। थर्मोकॉल शीट इज अनदर वेरी गुड रिफ्लेक्टर। थर्मोकॉल शीट जो कि सफेद कलर का होता है, उसको सूरज की रोशनी को कैप्चर कीजिए और उसको इस एंगल पे पकड़िए ताकि टीवी रिपोर्टर के चेहरे पर लाइट दिखे जाए। ओके, समझ में आ गया? मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। अब थर्मोकॉल शीट जो है, राइट, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब थर्मोकॉल शीट अगर आप ऐसे डालेंगे, आप उसके पीछे तो नहीं देख पाएंगे, है ना, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट नहीं है, लेकिन उसका उपयोग आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से एक शाइनी स्टील प्लेट, आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपने घर, अपने रसोई में जाइए, वहां से एक शाइनी स्टील प्लेट लीजिए और धूप में जाइए, धूप में जाके धूप को कैप्चर करके किसी दीवार पे उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, एंड टेल मी वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, वेदर यू आर एबल टू कैप्चर। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सनलाइट काफी शार्प होनी चाहिए। अगर आपका काफी क्लाउडी एनवायरनमेंट है, आजकल तो काफी बारिश भी हो रही है, अगर क्लाउडी मौसम है कि धूप नहीं निकली है, तब आप उस तरह से एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाएंगे। ओके, so the change in direction of light by a mirror is called the reflection of light। तो ये हो गए आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहां पर आप एक कंघी लेते हैं, ओके, और कंघी के बीच में आप बीच में एक चीज को लेकर उस दो टीथ के बीच में आप उसके बीच में से एक लाइट को डालते हैं, बाकी सभी को कवर कर देते हैं। तो इससे प्रूव क्या होता है, लाइट एक तो सीधे लाइन में जाता है, एंड द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर। यानी कि यहां पर अगर दूसरी तरफ अगर आप एक शीशा रखते हैं, जैसे यहां पर ये कंघी है, ये पूरी कंघी है, आपने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, ओके, सिर्फ एक जो दो टीथ होते हैं उसके बीच का लाइट में से आप लाइट डाल रहे हैं। तो जब आप उसको शीशे पे जाकर डालेंगे, when it will go and hit the mirror, फिर वहां से मिरर से, शीशे से वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ, द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैपेंस ऑन द मिरर, की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है शीशे के ऊपर, और इसी वजह से आपको अपनी शक्ल शीशे में दिखाई पड़ती है। और ये हमारा है 11.6। मैं आपको यहां पर, अब ये पॉलिश स्टील प्लेट की मैंने बात की, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो पॉलिश स्टील प्लेट, जैसे मैंने कहा, वो होता है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, सही बात। दैट इज व्हाई यू गॉट अ शैडो ऑन द स्क्रीन। तो इसकी वजह से अगर आप यहां से लाइट डालते हैं, यहां पर एक स्टील प्लेट डालते हैं, तो इसका जो परछाई है, छाया है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, सही बात। नाउ बट बिकॉज द सरफेस इज शाइनी, लेकिन चूंकि वो जो सरफेस है उसको अच्छी तरह से धो के रखा है, तो वो बिल्कुल चमक रही है, राइट। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि वो सरफेस काफी शाइनी है, तो इसलिए वो एक शीशे के रूप में भी एक्ट करती है। इट एक्ट्स एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द शैडो, पॉइंट नंबर 1। it also acts as a mirror because it is a shiny object, right? So instead of letting the light pass through it, light pass नहीं होती है, तो उसकी वजह से शैडो तो फॉर्म होती है, लेकिन जो लाइट उसके ऊपर गिरती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, राइट, ऑफ द टॉर्च लाइट इन अनदर डायरेक्शन। दैट रिफ्लेक्टेड लाइट फेल ऑन द ऑपोजिट वॉल क्रिएटिंग ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट। वही फंडा जो मैंने आपको थर्मोकॉल शीट या रिफ्लेक्टर का बताया, समझ में आ गई बात। सो द ब्राइट स्पॉट वाज नॉट बिकॉज लाइट वेंट थ्रू द स्टील प्लेट, नो नो नो, ना ना ना, वो इसलिए होता है बिकॉज इट वाज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ मिरर। एक और बात बताता हूं, आप कभी किसी को कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने कि किसी को डिस्ट्रैक्ट करना हो तो आप एक शीशे के पीस को आप
धूप में, कड़ी धूप में जाके करिए, उसको आप उस पर कैप्चर कीजिए और फिर इसको आप ऐसे ऐसे घुमाइए कहीं पर, आपको उसका वो लाइट का फॉर्मेशन आपको उस जगह पर दिखेगा। कभी देखा है? नहीं देखा तो एक्सपेरिमेंट करो। ओके, नाउ ये हो गया आपका एक पेन का मिरर इमेज। अब इस पेन को मैं एक शीशे के सामने रख दूंगा तो उसको उसके सामने आपको सीधा उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, एग्जैक्टली सेम साइज, सेम हाइट। ओके, तो वो हो गया। सो द पेन विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द पेन फॉर्म बाय द मिरर, द पेन इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है? दिस इज द इमेज। सही बात? ओके, साइज भी सेम होते हैं। जैसे आप खड़े होते हैं, आप अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऊपर करेंगे या लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, हाँ इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है जिसके बारे में अब हम जानेंगे, बट बेसिकली आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट आपकी इमेज की भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो इमेज की हाइट 2.5 फुट होगी, ऐसा नहीं होगा, अनलेस द लेंस यूज्ड इन द मिरर इज डिफरेंट। लेकिन नॉर्मल शीशे में इट विल बी द सेम। हाँ ये हो सकता है जैसे कुछ जादुई मिरर्स में होता है जिसमें कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप मिरर्स का, जिसके बारे में हम 9th 10th में पढ़ेंगे, उसका अगर इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आपकी शक्ल थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड नजर आए। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, द इमेज ऑल्सो, आप जितने पास खड़े होंगे इमेज भी उतनी ही पास होगी, आप दूर जाएंगे इमेज भी उतना ही दूर चला जाएगा। आपने वो वीडियो देखा है, एक बड़ा क्यूट सा बच्चा एक शोरूम में, एक मॉल में जाके देखता है, एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ है, उसको अपनी शक्ल दिखती है, लेकिन लगता है ये है कौन है बच्चा, उसको पता नहीं है कि उसकी शक्ल है। वो शीशे के पीछे जाके देखता है कि ये लड़का है कौन। ओके, इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो। तो इमेज अपियर, सो रेज योर लेफ्ट आर्म, अगर आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे तो कौन सा आर्म ऊपर जाएगा? जब आप राइट कान को पकड़ते हैं तो कौन सा कान आपका इमेज पकड़ेगा? राइट, सो उसमें होता क्या है कि योर लेफ्ट अपीयर्स राइट इन द इमेज एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि राइट हैंड को ऊपर कर रहे हैं इमेज में, राइट? ऐसा नहीं है कि उल्टा हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, दिस इज अ टाइप ऑफ परसीव्ड का मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है, हालांकि वो सच्चाई नहीं है, राइट? और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब एम्बुलेंस, आप किसी भी एम्बुलेंस को देख लीजिए, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है। वो इसलिए ताकि जब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस आता है, आप पीछे रियरव्यू मिरर में देखते हैं तो आपको वो एम्बुलेंस जो कि वहां पर उल्टा लिखा गया है, यहां पर आप सीधा पढ़ सकते हैं एम्बुलेंस, वहां पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा पड़ता है। जैसे आप इस तस्वीर में देखिए, एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर, लेकिन आपको अपने जो आपकी जो इमेज है वहां पर आपको सीधा एम्बुलेंस करेक्ट ही दिखाई पड़ेगा, ताकि आपको पढ़ते वक्त असुविधा ना हो। तब आप समझा रहे क्या उल्टा पुल्टा लिखा, आप बड़ी कोशिश से पढ़े, नहीं, आपको सीधा दिखाई देगा। इसी वजह से आप अगली बार किसी भी एम्बुलेंस को देखिए, इस बात पर गौर कीजिएगा। इस पर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। समझ में आ गई बात? इसको आप प्रिपेयर कीजिए ताकि द लैटरल, बिकॉज द एम्बुलेंस विल चेंज लैटरल इन्वर्जन इन द मिरर, so therefore for the person to read ambulance clearly and give way to the ambulance in the traffic, it is written in an inverted manner, so that because of lateral inversion it appears straight for the other people in the traffic. Okay, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, ये है आरनमुला कन्नाडी। मुझे याद है तकरीबन 30 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक कहानी लिखी थी हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, इसका एक एग्जीबिशन हुआ था दिल्ली में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक शाइनी मेटल सरफेस है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इट्स ए यूनिक मेटल सरफेस। ये आरनमुला कन्नाडी केरल के आई थिंक त्रिशूर जिले में बनता है, राइट? और एक कई सारी सदियों से बन रहा है। तो इसको इतना शाइनी है, ये शीशा नहीं है, इतना शाइनी है कि इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, राइट? और इसको काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है, राइट? अब हम चलते हैं पिन होल कैमरा की तरफ। ये पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए वेरी टाइनी होल, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए पिन होल, इसीलिए नाम है पिन होल कैमरा। पुराने के कैमरा, आप अगर आप पुराने फोटो स्टूडियो वगैरह में जाएं तो उनके पास हो सकता है पिन होल कैमरा।
तो उस पे एक तरह की इमेज बनती है। अभी होता क्या है, बेसिकली मैं आपको इधर से सिखाता हूं कि ये पिन होल कैमरा इज ए सिंपल कैमरा विदाउट ए लेंस। इसमें लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके ये एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स होता है जो कि अंदर से पूरी तरह से अंधेरा होता है, और उसमें एक टाइनी होल होता है जिसको कि पिन होल कहते हैं ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ होता है स्क्रीन, ओके, ट्रेसिंग पेपर या स्क्रीन। अब चूंकि हमें मालूम है कि लाइट हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल होती है, सही बात। तो जब लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द टाइनी होल, तो इस छोटे से होल में से ट्रैवल होके जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा ही लाइट ट्रैवल होगा, है ना। So the light forms an image on the other side of the box and this image appears उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें कि यहां पर ये कैंडल है, कैंडल की लाइट यहां से पिन होल से जब जाएगी तो यहां पर ये जो टॉप पोर्शन ऑफ द कैंडल है और ये बॉटम पोर्शन ऑफ द कैंडल है, टॉप पोर्शन ऑफ द कैंडल लाइट विल गो लाइक दिस, बॉटम पोर्शन ऑफ द लाइट विल गो लाइक दिस। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं इट विल बी फॉर्म्ड इन एन इन्वर्टेड फॉर्मेट, यानी कि जो कैंडल का जो नीचे का भाग है यहां पर ऊपर दिखेगा, ऊपर का भाग जो है वो नीचे दिखेगा। तो ये उल्टी, तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल का जो फ्लेम है ये उल्टे डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। इसका ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने स्कूल में कीजिए, 3 बॉक्सेस को लेकर आगे पीछे मूव करने का, बिकॉज इसको यहाँ पर बताने का तरीका ठीक नहीं है। तो इससे आपको पिन होल कैमरा के वर्किंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये आप अपने टीचर से कहिए आपके फिजिक्स लैब में, साइंस लैब में इसको करके दिखाए, बिकॉज जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, इन फोटोग्राफ से पता नहीं चलता है। सो पिन होल कैमरा एसेंशियली क्या करता है, इट गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज। On the other hand, there is lateral inversion in the image formed by a normal mirror. जो नॉर्मल शीशा होता है उसमें lateral inversion होता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि पिन होल कैमरा में आप यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ है ये पूरी तरह से उल्टा दिखाई पड़ रहा है। अब हम आगे चलते हैं पेरिस्कोप की तरफ। अब पेरिस्कोप में मैं क्या कहता हूं, मैं ये जो इलस्ट्रेशन है काफी अच्छा इलस्ट्रेशन है। यहां पर पेड़ है लेकिन यहां पर दीवार है, तो इसका मतलब है कि ये बच्चा दीवार की दूसरी तरफ पेड़ को नहीं देख सकता है। लेकिन उसका एक तरीका है कि किस तरह से देख सकता है, कि वो इस तरह से एक ट्यूब बनाए, ओके, जिसका इस्तेमाल करे कि यहां पर 45 डिग्रीज पर यहां पर एक मिरर रख दे। तो यानी कि जो जो पेड़ है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस मिरर पे दिखेगी। अब इस मिरर की रिफ्लेक्शन यहां पर एक और मिरर लगाया जाए 45 डिग्रीज पर, यहां पर रिफ्लेक्ट की जाएगी, तो यहां पर जो उसको इमेज बन रही है वो यहां पर दिखेगी, और यहां से वो अगर यहां से वो देख पाए तो यहां से वो उस इमेज को देख पाता है। यही बेसिक प्रिंसिपल पेरिस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, और एक खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है आर्मी द्वारा। होता क्या है कि आर्मी द्वारा अगर आप किसी गड्ढे को बना के, जिसको कि ट्रेंचेस कहते हैं, राइट, ट्रेंच, ओके, टी ट्रेंच कहते हैं, जो कि गड्ढे बना के सोल्जर सैनिक वहां पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता भी करना है कि ऊपर हो क्या रहा है। तो अगर आप इस तरह का एक पाइप फॉर्मेशन बनाए तो यहां से अगर आप देखें तो वहां की जो रिफ्लेक्शन यहां पर दिखेगी, यहां पर नीचे वाले मिरर से उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, और मैं यहां से आंख लगा के देख सकूंगा कि वहां पर दिख क्या रहा है। तो ये फंडा है पेरिस्कोप का। सो पेरिस्कोप वर्क्स बाय यूजिंग 2 मिरर्स टू बेंड लाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से आप आंसर लिखिए अपने एग्जाम में। तो स्क्रीन द पेरिस्कोप वर्क्स बाय यूजिंग 2 मिरर्स टू बेंड लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन सी ओवर और अराउंड ऑब्स्टेकल्स, जैसे कि एक दीवार। A periscope is an instrument that helps us see things that are not directly in front of us. It is a tube with 2 mirrors placed at 45-degree angles inside it. इसीलिए मैंने इस तरह से कहा। Light from the object hits the top mirror, ऊपर वाली मिरर को, और फिर नीचे रिफ्लेक्ट होके नीचे वाली मिरर पर हिट होती है, और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर आती है ताकि हम उसको देख सके। तो सोल्जर्स इन ट्रेंचेस, सबमरीन जो कि पानी के नीचे होती है समुद्र में, वो इस्तेमाल करती है पेरिस्कोप का, ताकि वो पानी की सतह के ऊपर क्या हो रहा है उसको ठीक तरह से देख पाए। ओके, इसके बाद चलते हैं कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप को आम भाषा में जादुई दूरबीन भी कहते हैं। ओके, ये भी शायद आपने देखा होगा, हमारे बचपन में एक बंदा आता था हमारे कॉलोनी में वो देखने के लिए, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि इट वर्क्स बाय यूजिंग मिरर्स एंड कलर्ड पीसेस
by to make ever changing beautiful designs. होता क्या है कि आप उसको अंदर ऐसे आंख लगा के देखना है, नीच अंदर क्या है, 3 शीशों का इस्तेमाल किया गया है और उसके बीच में कई सारी रंग बिरंगी चीजें डाल दी हैं। तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं एक शीशे से, दूसरा शीशे पे पहले वाले शीशे की रिफ्लेक्शन होती है, खुद की भी होती है, फिर तीसरा मिरर भी लेता है। तो तीनों मिरर्स एक दूसरे को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट, और कलरफुल चीजों से। तो उससे एक तरह का पैटर्न बनता है जिसको कि देखने में काफी मजा आता है। और अगर आप उसको हिला दें तो फिर अगला जो पैटर्न बनेगा वो और भी अलग दिखेगा, राइट, बिकॉज एवरी टाइम it is reflecting something different kind of pattern. So kaleidoscope is a toy like tube used to make beautiful patterns. Okay, अंदर देखें तो 3 मिरर्स होते हैं, 3 शीशे, जिनको कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में रखा जाता है और अंदर कुछ कलरफुल ग्लास पीसेस डाले जाते हैं। और जब आप एक तरफ से देखेंगे तो मिरर्स रिफ्लेक्ट द कलर्ड पीसेस मेनी टाइम्स। तो उसमें क्या होता है, एक इट इज लाइक दिस, एक राउंड शेप होता है। ओके, तो उसमें एक शीशा यहां पर होगा, एक शीशा यहां पर होगा, एक बीच में होगा। अब हो सकता है कि मैं यहां से देख रहा हूं, आप वहां से देख रहे हैं, आपका दोस्त तीसरी तरफ से देख रहा है, हम तीनों ही अलग अलग डिजाइन देखेंगे, क्योंकि यहां से जो देखेंगे इट विल बी द मिरर्स एट अ डिफरेंट एंगल, यहां से मिरर्स विल बी एट अ डिफरेंट एंगल, यहां से भी मिरर्स अलग एंगल से होंगे। तो अलग अलग तरह से, इसीलिए उसको जादुई दूरबीन कहते हैं। सो ईच टाइम यू शेक और रोटेट इट, the pieces move and the pattern changes. So ये काफी मजेदार चीज होती है। इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है कलाइडोस्कोप के अंदर, जो कलरफुल पीसेस उसके अंदर होती हैं। An interesting feature of the kaleidoscope is that one always gets to see a different pattern every time and the kaleidoscope is turned. Since there are 3 mirrors and multiple images due to reflections of reflections, बिकॉज 3 मिरर हैं, 1 2 3 लगाए, ओके, एक यहां से देख रहा है, एक यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, राइट। तो यहां पर और बीच में यहां पर काफी सारी चीजें हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पर, इसका फिर यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, तो 3 and then multiples of 3, it is getting reflected. So many interesting patterns are formed and designers and artists often use kaleidoscopes to get ideas for new patterns. Okay, तो इसके साथ हमारा 11वां चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मैंने काफी सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स यूज किए हैं, आपको कैमरा वर्क के बारे में भी काफी जानकारी दी है कि किस तरह से करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको करने को कहे हैं, स्टील प्लेट के साथ, थर्मोकोल के साथ, शीशे के साथ, और जो एक्टिविटी आपको स्कूल में करनी है, ये चारों चीजें आप करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि आपने किए या नहीं, आपको क्या देखने को मिला। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आखिरी वीडियो रहेगा 12वां चैप्टर, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सेम वीडियो हैज बीन डन इन इंग्लिश आल्सो, सो जिनको इंग्लिश में समझना है दे कैन सी दैट वीडियो इन इंग्लिश। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, बी वेल, डू वेल, बी सेफ।